29 जुलाई। ये तारीख भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एक ऐसे मिशन के पूरा होने का दिन है जिसे ना भारत सरकार, ना ही भारतीय सेना और ना ही भारतीय खुफिया संस्था रॉ याद रखना चाहेगी। सिर्फ मिशन ही नहीं बल्कि एक असफल मिशन। जिस मिशन को दुनिया ने भारत के वियतनाम का नाम दिया, उसे श्रीलंका सरकार के दबाव के बाद अचानक ही तब खत्म कर दिया गया जब भारतीय सेना अपने 1000 से ज्यादा जाबाजों को खोने के बावजूद लिट्टे से उसके गढ़ जाफना को छीन चुकी थी और श्रीलंका में लिट्टे को पूरी तरह खत्म करने के बहुत करीब पहुंच गई थी। राजीव गांधी सरकार का वो ब्लंडर जिसके चलते 1150 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए, वो भी उस उग्रवादी समूह के खिलाफ लड़ते हुए जिन्हें कभी प्रशिक्षण देकर भारत ने ही दुनिया का सबसे घातक समूह बनाया था। कामयाब होकर भी नाकामयाब कहलाकर लौटने की कहानी। भारतीय शांति सेना का वो सबसे मुश्किल अभियान जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक विद्रोही समूह के खिलाफ लड़ी लड़ाई में अपने शहीद हुए सैनिकों का सम्मान भी भुला दिया था। इस कड़ी में हम इस अभियान से जुड़ी कई हैरत अंगेज घटनाओं को सामने लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। ब्लैक जुलाई के बाद तमिलों में श्रीलंका सरकार और सैनियों के प्रति गुस्सा बढ़ा तो वहीं लिट्टे की ताकत भी बढ़ी। अब लिट्टे भी वही हिंसा करने लगा जिसका वो सीली सैनिकों पर आरोप लगाते थे, बल्कि वो तो उससे आगे निकलने की होड़ में लग गए थे। मई 1985 तक लिट्टे गुरिल्लाओं ने अनुराधापुर में बौद्ध शैलियों के एक पवित्र स्थल बोधि वृक्ष मंदिर पर हमला कर दिया और पूरे शहर में उत्पात मचाया। 1 घंटे तक चले लिट्टे के इस हमले में कम से कम 150 नागरिक मारे गए। लिट्टे द्वारा ऐसे हमले जब श्रीलंका में आम हो गए तो उसके बाद 1986 में श्रीलंका सरकार ने उग्रवाद के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया, जिसके चलते 1987 में श्रीलंका की सेना ने जाफना प्रायद्वीप में लिट्टे के गढ़ के खिलाफ बड़मराची ऑपरेशन अर्थात ऑपरेशन लिबरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के दौरान 13 जून 1987 को श्रीलंकाई सेना ने जाफना शहर की घेराबंदी कर दी, जिससे पूरे जाफना प्रायद्वीप पर मानवीय संकट पैदा हो गया। ऐसे समय में जाफना के असहाय नागरिकों की मदद के लिए भारत ने पहले श्रीलंका सरकार से बातचीत की, लेकिन जब बातचीत असफल हो गई तो उसके बाद भारत ने 2 जून 1987 को घोषणा की कि वो मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरी श्रीलंका में निहत्थे जहाजों का एक काफिला भेजेगा, लेकिन इसे भी श्रीलंकाई नौसेना ने रोक लिया और वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। नौसेना मिशन की विफलता के बाद घिरे हुए जाफना शहर के ऊपर नागरिकों की सहायता के लिए भारतीय वायुसेना ने 4 जून 1987 को जाफना के ऊपर ऑपरेशन पुमलाई शुरू किया, जिसमें लड़ाकू कवर के तहत 5 एंटोनोव AN-32 विमानों ने जाफना में 25 टन दवाई और खाने के पैकेट्स गिराए। इस समय राजीव गांधी देश में कंप्यूटर की तेजी से फैसले ले रहे थे, जिनमें से कई ने देश में एक उज्जवल भविष्य की नींव भी रखी। आसाम और मिजो समझौतों ने उनका हौसला इतना बुलंद कर दिया कि अब वो जल्दी से भारत से बाहर की समस्याओं को भी खत्म कर देने में लग गए। मालदीव में सबसे पहले उनका ध्यान श्रीलंका में हो रहे घटनाक्रम पर ही गया और जल्दी ही श्रीलंका सरकार से हुए समझौते के तहत उन्होंने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की तैनाती कर दी, जिसका उद्देश्य अलगाववादी श्रीलंकाई तमिल राष्ट्रवादियों, मुख्य रूप से लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम यानी LTTE और श्रीलंकाई सेना के 20 सालों से जारी श्रीलंकाई गृह युद्ध को समाप्त कर वहां शांति स्थापित करना था। इस समझौते के तहत श्रीलंकाई सरकार ने तमिलों की मांगों के लिए कई रियायतें भी दी, जिनमें उत्तरी और पूर्वी प्रांतों का विलय और तमिल भाषा को आधिकारिक दर्जा देना भी शामिल थे। भारत ने भी समझौते में भारतीय शांति सेना यानी IPKF के माध्यम से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में व्यवस्था को स्थापित करने और तमिल विद्रोहियों की सहायता बंद करने पर सहमति दी थी। समझौते में भले ही तमिलों का काफी ख्याल रखा गया, लेकिन दोनों ही सरकारों ने इस समझौते में LTT को पूरी तरह नजरअंदाज किया। भारत सरकार का अति आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि उन्होंने श्रीलंका सरकार से तो समझौता किया, लेकिन LTT को समझौते में शामिल करने का भी नहीं सोचा। LTT चीफ प्रभाकरण को तो टेलीविजन से पता चला कि भारत और श्रीलंका के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और वो इसमें शामिल नहीं है।
यही एक कारण था कि लिट्टे ने समझौते और भारत के रुख को कभी स्वीकार नहीं किया। अगर भारत सरकार की तरफ से श्रीलंका में नियुक्त राजदूत JN दीक्षित ने लिट्टे को विश्वास में लेने और उन्हें अलग तमिलीलम की मांग छोड़ देने को मनाने का प्रयास किया होता तो शायद हालात वहां तक नहीं पहुंच पाते। राजीव गांधी की तरह JN दीक्षित को भी समझौते पर हस्ताक्षर करवाने की बहुत जल्दी थी। अब उम्मीद के विपरीत जब LTT ने समझौते का विरोध किया तो राजीव गांधी की सरकार ने इस अभियान की सबसे बड़ी गलती कर दी और आनन फानन में भारतीय सेना को सीधे LTT के खिलाफ मैदान में उतर जाने का आदेश जारी कर दिया। काश ऐसे समय पर सेना अध्यक्ष सुंदर जी ने ही मानेक शॉ की तरह प्रधानमंत्री को ना कहने की हिम्मत दिखाई होती, जैसा मानेक शॉ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1971 में किया था। लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल सुंदरजीत तो राजीव गांधी से भी ज्यादा अति आत्मविश्वास में थे। उन्होंने कहा कि अगर लिट्टे ने लड़ने का फैसला भी किया तो उनसे निपटने में हमें बस 15 दिन ही लगेंगे। दुश्मन को समझे बिना उनकी यही गलतफहमी देश पर बहुत भारी पड़ी। सैनिकों और कमांडरों की मानसिकता जो अब तक लिट्टे के प्रति सहानुभूति रखते थे, उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करने का तो सोचा भी नहीं किया। और आजाद भारत के इतिहास में भारतीय सेना ने बिना किसी तैयारी, बिना किसी रणनीति और बिना दुश्मन की जानकारी लिए या दिए विदेशी धरती पर यह युद्ध लड़ा। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के पास श्रीलंका के नक्शों की सिर्फ 1 दर्जन कॉपीज थी, वो भी टूरिस्ट नक्शे, जिन्हें सेना ने हैदराबाद में एक स्टेशनरी की दुकान से खरीदा था। उनकी कॉपीज बनाने के लिए श्रीलंका में फोटोकॉपी मशीन उधार लेनी पड़ी। T-72 टैंक, Mi-25 हेलीकॉप्टर गनशिप श्रीलंका तक पहुंच गए, लेकिन बिना गोला बारूद के। पैदल सेना को ग्वालियर जैसी जगहों से हवाई मार्ग से लाया गया था और 3 घंटे में बिना जानकारी के सीधे युद्ध में उतार दिया गया। सबसे खराब स्थिति तो खुफिया संस्था रॉ की थी, जो कल तक LTT को अपना पूरा सहयोग दे रही थी। अचानक ही युद्ध के बीच उसके एजेंट्स को कह दिया गया कि अब उनके दोस्त ही उनके दुश्मन हैं, जिसकी कोई तैयारी नहीं थी। और यही 2 चूक भारतीय सेना पर सबसे भारी पड़ी। IPKF के पहले हताहतों में इसकी सबसे बेहतरीन यूनिट पैरा कमांडो के 5 सैनिक थे। 8 अक्टूबर को जब यह टुकड़ी दिनचर्या के प्रबंध के लिए निकली तो LTT के गोरिल्लाओं ने उन्हें घेर लिया और उनके गले में टायर डालकर सार्वजनिक रूप से जला दिया। इस विनाशकारी शुरुआत ने उस समय सबसे चर्चित झटके को जन्म दिया। ऐसे झटके तो आगे भी भारतीय सैनिकों को मिलते रहे, जिनमें सबसे अहम था भारतीय सेना का ऑपरेशन पवन। LTT की गलत सूचना देने वाली मशीनरी ने भारतीय सेना को यह झूठी सूचना लीक कर दी थी कि LTT नेता वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन जाफना विश्वविद्यालय फुटबॉल मैदान के पास एक इमारत में छिपा हुआ है। उसे जीवित पकड़ने के लिए भारतीय जनरलों ने एक बड़ी योजना बनाई। इस योजना में जहां जमीन पर कमांडो को हवाई मार्ग से उतारना शामिल था, तो साथ ही क्षेत्र को घेरने के लिए टैंक की टुकड़ियों को आगे बढ़ाने की योजना बनी, ताकि स्टेडियम और उसके आसपास की इमारतों से कोई भी भाग ना सके। लेकिन इस ऑपरेशन में शुरू से ही सब कुछ गलत हुआ। एक तरफ भारतीय सैनिकों पर छिपे हुए LTT निशानेबाजों ने भारी हमला किया, तो जमीन पर चल रहे टैंक LTT उग्रवादियों द्वारा बिछाई गई एंटी टैंक माइंस में फंस गए। केवल 10 पैरा कमांडो ही वहां हेलीकॉप्टर से उतर पाए, जबकि 13 सिख लाइट इन्फेंट्री की सेना की कंपनी, जिसे लैंडिंग ग्राउंड फुटबॉल मैदान की सुरक्षा करनी थी, उनके हेलीकॉप्टर्स तो वहां पहुंच ही नहीं पाए। एक प्लाटून पहुंची तो वो भी गलत जगह पर। बाकी की कंपनी तो उतर ही नहीं पाई, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स मीडियम मशीन गन्स की फायरिंग की रेंज में आ गए थे। मेजर वीरेंद्र सिंह की नेतृत्व वाली प्लाटून को भी LTT ने घेर लिया था और बहादुरी से लड़ने के बाद इस प्लाटून के लगभग सभी सैनिक शहीद हो गए थे। 30 में से सिर्फ एक सिपाही गोरा सिंह बच पाए, जिसे LTT ने बंदी बना लिया था। ऐसा माना जाता है कि प्रभाकर ने उसे अपने लड़ाकों के सामने पेश किया और कहा कि उसे जाने दे, ताकि वो वापस जाकर भारतीय शांति सेना से कहे कि हमसे दोबारा ना लड़े। गोरा सिंह के जरिए भारतीय सेना की अब तक की सबसे मार्मिक लड़ाई की कहानी तब सामने आई, जहां गोला बारूद खत्म हो जाने के बाद भी बचे हुए 3 सैनिकों ने संगीनों से एक अंतिम आत्मघाती हमला किया था, जबकि दूसरी तरफ पैरा कमांडोज की जो विशेष टुकड़ी वहां आक्रमण के लिए पहुंच पाई थी, उसे ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस टुकड़ी और फुटबॉल ग्राउंड से अलग हुए कमांडोज ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया,
उनमें से भी 6 शहीद हो गए और 9 घायल हो गए, जिन्हें आखिरकार उनके कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल दलबीर सिंह द्वारा एक साहसी और शानदार अभिनव ऑपरेशन में बचाया गया, जिसमें 65 आर्म रेजिमेंट के 3 T-72 टैंक शामिल थे। अब तक ये टैंक कमांडर्स को पता चल चुका था कि टाइगर्स ने सभी रास्तों को बंद कर दिया था। ऐसे समय में टैंक कमांडर मेजर अनिल कोल ने कैंपस के किनारे से गुजरने वाली रेल की पटरियों पर टैंक चलाने का फैसला किया, लेकिन उनके अपने टैंक पर एक RPG शेल से हमला हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी आंख और हाथ को खो दिया। भारतीय शांति सेना को काफी बाद में पता चला कि LTT की संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और छिपकर सुनने की क्षमता आधुनिक सेनाओं से किसी भी तरह कम नहीं थी, और उस खौफनाक रात में टाइगर्स ने IPKF के वायरलेस को इंटरसेप्ट किया था। यही कारण था कि हेलीकॉप्टर्स के आने पर उनकी मशीन गन की रेंज और ऊंचाई की सेटिंग भी एकदम सही थी। जाफना में हमले को आगे बढ़ी 5 ब्रिगेड अलग अलग गति से अलग अलग आगे बढ़ी, लेकिन सभी में काफ़ी संख्या में हताहत हुए। 5 ब्रिगेडों में से एक 41वीं, जिसे 17 अक्टूबर को हवाई मार्ग से लाया गया था और सीधे जाफना किले की ओर जाने वाली तटीय सड़क पर उतार दिया था, इसको भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। 72वीं ब्रिगेड को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें इसके डिप्टी ब्रिगेड कमांडर कर्नल DS राउंड भी शामिल थे। जिस भारी बख्तरबंद BMP इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पर वे सवार थे, उसे 200 किलोग्राम की माइन में उड़ा दिया था। 13.2 टन का ये वाहन 30 फीट से अधिक दूर उछल गया और इसके दरवाजे, जिनमें से प्रत्येक का वजन 250 किलोग्राम से अधिक था, 100 गज से भी अधिक दूर पाए गए। एक और शानदार बटालियन 4/5 गोरखा के कमांडेंट और उसके एक मेजर को छोड़कर बाकी सभी एक दोपहर में मारे गए। अकेले असफल ऑपरेशन में 272 हताहत हो गए थे, यानी इनकी ताकत का लगभग 17%। ये एक ऐसा युद्ध नहीं था जिसकी किसी ने उम्मीद की थी, और दुर्भाग्य से लड़ने के लिए तैयार भी नहीं थे। जबकि सबसे कम नुकसान उठाने वाली 18वीं ब्रिगेड, जिसने वायरलेस का कम से कम इस्तेमाल किया, वही सबसे तेजी से जाफना पहुंची थी। इस घटना के बाद लेफ्टिनेंट जनरल AS कलकट को भारतीय शांति सेना के अधूरे मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई। समय के साथ भारतीय सेना ने अनुभव से काफी कुछ सीखा। सेना ने जल्दी अपनी खुफिया प्रणाली भी विकसित कर ली, जिसके अनुसार भारतीय शांति सेना ने कई तरह से अपनी रणनीति बदली। घातक Mi-25 हेलीकॉप्टर्स, इतिहास में केवल एक बार उस हथियार का इस्तेमाल किया गया था। उनकी ब्रिगेड को चावका चेरी के टाइगर गढ़ पर कब्जा करना था। ये वो स्थान था जहां प्रभाकरन ने 1994 में 28 दिसंबर को महाडिया और उसके 257 सैनिकों को मार डाला था। सेना ने हाई कमांड पर दबाव डाला कि उन्हें Mi-25 का उपयोग करने दें। इस ब्रिगेड ने चावका चेरी बस स्टेशन पर 32 रॉकेट दागे, जिसे LTT का मुख्य केंद्र माना जाता था, और केवल 3 भारतीय हताहतों के साथ भारतीय सेना ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। अफसोस इसी बात का रहा कि इसमें भारतीय शांति सेना के हमले में कई निर्दोष तमिलों के भी निशाना बनने की संभावना थी। संभावना इसलिए क्योंकि ऐसा कई बार हुआ था कि आम नागरिक बनकर तमिल टाइगर्स ने भारतीय सैनिकों पर हमले किए थे। ऐसे में यह पता लगाना बहुत मुश्किल था कि भारतीय हमलों में मारे गए निर्दोष तमिल थे या लिट्टे के टाइगर्स। अभी तक भारतीय सेना को LTT की काफ़ी रणनीति समझ आने लगी थी। LTT आमने सामने की लड़ाई लड़ने से ज़्यादा गोरिल्ला हमले करने में ही यकीन रखती थी। भारतीय सेना अब लैंड माइन और छुपे हमलों से बचने के लिए रास्तों की बजाय जंगल से होकर ही ज़्यादा आगे बढ़ती। एक समय पर दूर से इलेक्ट्रॉनिक रूप से विस्फोट किए गए IED से IPF इतना परेशान हुआ कि उसने कई दिनों तक जाफना की बिजली काट दी थी। अमेरिकी कभी कभी वियतनाम को कहते थे कि एक गंदा छोटा युद्ध है, क्यों इसमें बहुत से लोग मरेंगे, इसलिए बेहतर है कि इसमें मेरी बजाय दुश्मन के हों। ढिल्लो ब्रिगेडियर मंजीत सिंह और BD मिश्रा ने अपने अनुभव और सबक के बारे में बताया कि टाइगर्स ने ताड़ के पेड़ों के ऊपर चीन निर्मित स्नाइपर तैनात की हुई थी, जहां लिट्टे के शार्प शूटर दूरबीन से लैस होकर राइफलों के साथ पूरे दिन इंतजार करते थे। दुख की बात है कि ये कौशल उन्हें हमारे सेना प्रशिक्षकों द्वारा सिखाया गया था जब हम उनके साथ हाथ मिला रहे थे। लगभग 3 सप्ताह तक चली इस क्रूर लड़ाई में IPKF ने लिट्टे से जाफना प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में ले लिया। कुछ ऐसा जो श्रीलंका की सेना ने भी करने का प्रयास किया था, लेकिन करने में असफल रही थी। भारतीय सेना के टैंक, हेलीकॉप्टर, गनशिप और भारी तोपखाने द्वारा समर्पित IPKF ने 214 सैनिकों की कीमत पर LTT के इस गढ़ को पार किया था।
भारतीय सेना के टैंकों, हेलीकॉप्टर, गनशिप और भारी तोपखाने द्वारा एलटीटी को खदेड़ दिया गया और शुरुआती झटकों को झेलने के बाद अंततः भारतीय शांति सेना ने पूरे जाफना प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसकी कीमत चुकाने वाली थी, जिसमें हताहतों की दर सभी सैनिकों के मुकाबले लगभग 7% के बराबर थी, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारे युद्धों की तुलना में दुगनी थी। इस लड़ाई का आरंभ जितना अप्रत्याशित था, उसका खत्म होना भी किसी झटके से कम नहीं था। जिस श्रीलंका और उसके राष्ट्रपति जयवर्धने से हुए समझौते के बाद भारतीय शांति सेना वहां गई थी, उसी श्रीलंका और वहां के राष्ट्रपति प्रेमदासा को भारतीय शांति सेना एलटीटी से भी बड़ी शत्रु लगने लगी, जिसके कारण श्रीलंकाई सेना ने भारतीय शांति सेना से लड़ने के लिए जहां एलटीटी को हथियार दिए, तो दूसरी तरफ बीच युद्ध में भारतीय शांति सेना को वापस जाने को कह दिया। और तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के आदेश के बाद भारतीय शांति सेना युद्ध में लगभग जीत के मुहाने पर पहुंचकर अचानक ही भारत लौट आई। आईपीकेएफ के अनुभव ने ही हमें बताया कि भारत अभी भी एक बड़ी शक्ति बनने के लिए तैयार नहीं है। हम अभी भी विदेशों में बल प्रशिक्षण और राजनीतिक और सैन्य रूप से कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। हम एक बड़ी शक्ति बनने से बहुत दूर हैं। आज की कड़ी यहीं तक। ऐसी एक अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अलविदा।